परिणीता शरतचंद्र चट्टोपाध्याय उपन्यास। वाचन हर्षपाल। लक्ष्मण की छाती पर जब शक्ति बाण लगा होगा तो जरूर उसका चेहरा भयंकर दर्द से सिकुड़ गया होगा, लेकिन गुरुचरण का चेहरा शायद ही उससे भी ज्यादा विकृत और टूटा फूटा नजर आया। जब हर्षोल्लास अंतापुर से यह खबर आई कि घर की गृहिणी ने अभी अभी बिना किसी बाधा विघ्न के राजी खुशी 5वीं कन्या रतन को जन्म दिया है। गुरुचरण 60 रुपए तनख्वाह का बैंक क्लर्क था, इसलिए उसका तन बदन जैसे ठेले की गाड़ी के घोड़े की तरह सूखा सूखा जीर्ण था। उसके चेहरे मोहरे और आंखें भी उस जानवर की तरह ही निष्काम निर्विकार निर्लिप्त भाव। उसके बावजूद आज ये भयंकर शुभ संवाद सुनकर उसके हाथ का हुक्का हाथ में ही रह गया। वह अपनी जीर्ण विकृत तकिए से टिक कर बैठ गए। उनमें इतना भी जोर न रहा कि वे लंबी सी सांस ले सकें। यह शुभ संवाद लेकर आई थी उनकी तीसरी बेटी 10 वर्षीय अन्ना काली। चलो बापू, चलो ना देखें। बेटी का मुखड़ा निहारते हुए गुरुचरण ने कहा, बिटिया जरा एक गिलास पानी तो लाना, प्यास लगी है। बेटी पानी लेने चली गई। उसके जाते ही गुरुचरण को सबसे पहले प्रस्तुखाने के सैकड़ों खर्चों का ख्याल आने लगा। उसके बाद उसकी आंखों में आगे स्टेशन की वह भीड़ तैर गई। स्टेशन पर गाड़ी पहुंचते ही ट्रेन का दरवाज़ा खुला पाते ही जैसे तीसरे दर्जे के मुसाफिर अपना पोटला पोटली संभाले पागलों की तरह लोगों को कुचलते पीसते उछल कूद कर बाहर आते रहते हैं, उसी तरह मार मार कर शोर मचाते हुए उसके दिमाग में चिंता परेशानी का रेला हिरहिराने लगा। उन्हें याद आया पिछले साल अपनी बेटी की शादी के वक्त बहुबाजार स्थित यह 2 मंजिला सिर्फ आशियाना भी बंधक रखा जा चुका है और उसका 6 महीने का ब्याज चुकाना अभी तक बाकी है। दुर्गा पूजा में अब सिर्फ 2 महीने की देर है। मंजली बेटी के यहाँ उपहार वगैरह भी भेजना होगा। दफ्तर में कल रात 8 बजे तक डेबिट क्रेडिट का हिसाब नहीं मिल पाया। आज दोपहर 12 बजे अंदर सारा हिसाब विलायत भेजना ही होगा। कल सुबह साहिब ने हुक्म जारी किया है कि मैले कुचैले कपड़े पहनकर कोई दफ्तर में न घुस सकेगा, जुर्माना लगेगा। जबकि पिछले हफ्ते से धोबी का आता पता नहीं है। घर के सारे कपड़े लत्ते समेटकर शायद वह 9-2-11 हो गया है। गुरुचरण से अब टिककर बैठा न गया। हाथ का हुक्का ऊंचा उठाकर वह अधलेटे हो गए। वे मन ही मन बुदा उठे, हे भगवान, इस कोलकाता शहर में हर रोज कितनी ही भीड़ गाड़ी घोड़े तले कुचले जाकर अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। वे लोग तुम्हारे चरणों में क्यों मुझे से भी ज्यादा अपराधी हैं? हे दयामय, मुझ पर दया करो। कोई भारी भरकम मोटर मेरी ही छाती पर से गुजर जाए। अन्ना काली पानी ले आई। लो बापू, उठो, मैं पानी ले आई। गुरुचरण उठ बैठे और गिलास का सारा पानी एक ही सांस में पी गए। आह, ले बिटिया, गिलास लेती जा, उन्होंने कहा। उनके जाते ही गुरुचरण दोबारा लेट गए। ललिता कमरे में दाखिल हुई। मामा, चाय लाई हूँ, चलो उठो। चाय का नाम सुनकर गुरुचरण दोबारा उठ बैठे। ललिता का चेहरा निहारते हुए उसकी आधी परेशानी हवा हो गई। रात भर जगी रही है ना बिटिया? आ, थोड़ी देर मेरे पास बैठ। ललिता सकुचाई से मुस्कुराते हुए उनके करीब चली आई। रात को मैं ज़्यादा देर तक नहीं जागी मामा। इस जीर्ण शीर्ण चिंताग्रस्त अकाल बूढ़े मामा के मन में गहराइयों में टीसती हुई व्यक्त पीड़ा का इस घर में उससे बढ़कर और किसी को एहसास नहीं था। गुरुचरण ने कहा, कोई बात नहीं, आ मेरे पास आ। ललिता उनके करीब आ बैठी। गुरुचरण उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। अचानक उन्होंने कहा, अपनी इस बिट्टी को किसी राजा के घर दे पाऊं तो समझूंगा काम जैसा काम किया। ललिता सिर झुकाए झुकाए प्याली में चाय उड़ेलने लगी। गुरुचरण ने अपनी बात जारी रखी। अपने इस दायरे मामा के यहाँ तुझे दिन रात जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है ना बिट्टू? ललिता ने सिर हिलाकर कहा,
रात दिन मेहनत की क्या बात है मामा, सभी लोग काम करते हैं, मैं भी करती हूँ। उसकी इस बात पर गुरुचरण हंस पड़े। चाय पीते पीते उन्होंने पूछा, हाँ हाँ तो ललिता, आज खाने वाने का क्या होगा? ललिता ने सिर उठाकर जवाब दिया, क्यों मामा, मैं पकाऊंगी ना। गुरुचरण ने अचकचाकर कहा, तू तू पकाएगी बिटिया? तुझे पकाना आता है? आता है मामा, मामी से मैंने सब सीख लिया है। गुरुचरण ने चाय की प्याली रख दी और उसे गले लगाते हुए पूछा, सच्ची? सच्ची मामा, बता देती हूँ, मैं पकाती हूँ, कितने ही दिनों तो मैंने ही पकाया है। यह कहते हुए ललिता ने सर झुका लिया। उसके झुकते ही सिर पर हाथ रखकर गुरुचरण ने उसके खामोश आशीर्वाद दिया। उसकी एक गंभीर चिंता दूर हो गई। यह घर गली के नुक्कड़ पर ही स्थित था। चाय पीते पीते उसकी निगाह अचानक खिड़की के बाहर जा पड़ी। गुरुचरण ने चीखकर आवाज लगाई, शेखर, ओ शेखर, सुन, जरा सुन जा। एक लंबा बलिष्ठ सुदर्शन नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। आओ बैठो, आज सवेरे अपनी काकी की करतूत शायद सुनी होगी। शेखर के होठों पर मंद मंद मुस्कान झलक उठी। करतूत क्या, लड़की हुई है, बस यही बात है ना? एक लंबी सांस उकेसकर फेंककर गुरुचरण ने कहा, तुमने तो कह दिया बस यही बात है, लेकिन यह किसी हद तक बात यही है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ रे। ऐसा ना कहें काका, काकी सुनेगी तो बहुत दुखी होगी। इसके अलावा भगवान ने जिसे भेजा है उसे ही लाड़ दुलार से अपना ले। शेखर ने तसल्ली दी। पल भर को खामोश रहने के बाद गुरुचरण ने कहा, लाड़ दुलार करना चाहिए, यह तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेटा भगवान भी तो इंसाफ नहीं करते। मैं जरा गरीब मानस, मेरे घर में इतनी भरमार क्यों? यहाँ घर तक तुम्हारे बाप के पास रहना पड़ा है। खैर, पड़ा रहे, मुझे इसका दुख नहीं है शेखर, लेकिन हाथों ही हाथों में देख लो ना बेटा, यह मेरी ललिता है, बिन माँ बाप की, सोने की गुड़िया। यह सिर्फ राजा के घर ही सजेगी। इसे मैं अपने जीते जी किसी जिस तीस के हाथ में सौंप दूं, बताओ? राजा के मुकुट में वह जो कोहिनूर जगमगाता है, वैसा कोई कोहिनूर जमा करके मेरी इस बेटी को तोला जाए तो भी इसका मोल नहीं हो सकता। लेकिन यह कौन समझेगा? पैसों के अभाव में ऐसी रतन को मुझे बहा देना होगा। तुम ही बताओ बेटा, उस वक्त छाती में कैसा तीर चुभेगा? 13 साल की हो गई है, लेकिन मेरे हाथ 13 पैसे भी नहीं है कि इसका रिश्ता तक तय नहीं कर पा रहा हूँ। गुरुचरण की आंखों में आंसू झलक आए। शेखर खामोश रहा। गुरुचरण ने अगला वाक्य जोड़ा, सुनो शेखरनाथ, अपने यार दोस्तों से ही तलाश करना बेटा, अगर इस लड़की की कोई गति कर सके। सुना है आजकल बतेरे लड़के रुपए पैसे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, सिर्फ लड़की देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। ऐसा कोई लड़का संयोग से मिल जाए शेखर, तो मैं कहता हूँ मेरा आशीर्वाद से तुम राजा होगे। और क्या कहूँ बेटा, इस मोहल्ले में तुम लोगों में ही आसारे भरोसे हूँ। तुम्हारे बाबूजी मुझे अपने छोटे भाई की तरह ही देखते हैं। शेखर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, देखूंगा। देखो बेटा, भूलना नहीं, ललिता ने तो 8 साल की उम्र से ही तुमसे पढ़ना लिखना सीखा है, इंसान बन रही है। तुम भी तो देख रहे हो वह कितनी बुद्धिमती है, कितनी शांतनिष्ठ है। बूंद की भरी लड़की, आज से वह हमारे यहाँ पकाएगी, परोसेगी, देगी, सहेजेगी। अब से सब कुछ उसके जिम्मे। उस पल ललिता एक नज़र उठाकर झट से झुका ली। उसके होठ के दोनों कोर ईसा फैलकर रह गए। गुरुचरण ने फिर एक लंबी सांस छोड़कर कहा, इसके बाप ने ही क्या काम रोजगार किया, लेकिन सारा कुछ इस ढंग से दान कर दिया कि इस लड़की के लिए कुछ भी न रखा गया। शेखर खामोश रहा। गुरुचरण खुद ही दोबारा बोल उठे, वैसे कुछ भी रखकर नहीं गया, यह भी कैसे कहूँ। उसके जीते जी सारे लोगों को जितना जितना दुख मिटाया, उसका सारा पुण्य मेरी इस बेटी को सौंप गया, वरना इतनी नन्ही सी बच्ची ऐसी अन्नपूर्णा हो सकती है भला? तुम ही बताओ शेखर, यह सच है या नहीं? शेखर हंस पड़ा।
उसे कोई जवाब न दिया। वह जाने के लिए उठने ही वाला था। इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? उन्होंने पूछा। बैरिस्टर के यहाँ, एक केस के सिलसिले में। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ। गुरुचरण ने फिर उसे याद दिलाया, मेरी बात जरा याद रखना बेटा। जरा सांवली जरूर है, लेकिन ऐसी सूरत शकल, ऐसी हंसी, इतनी दया माया दुनिया भर में खोजते फिरने पर भी न मिलेगी। शेखर ने सहमति में सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। उसके लड़के की उम्र 25-20, एमए पास करने के बाद अब वह अध्यापन में लगा रहा। पिछले वर्ष एंट्री बन गया। उसके पिता नवीन राय का गुड़ का कारोबार था। लखपति बन जाने के बाद उनके कुछ के सालों को कारोबार छोड़कर घर बैठे तिजोरी का धंधा शुरू कर दिया। बड़ा बेटा वकील, यह शेखरनाथ उनका छोटा बेटा है। मोहल्ले की छोर पर उनका विशाल 3 मंजिला मकान शान से सिर उठाए खड़ा है। उसी मकान की खुली छत से सटी हुई गुरुचरण की छत है, इसलिए दोनों परिवारों में बेहद आत्मीयता जुड़ गई है। घर की औरतें इसी राह आने जाना करती थी। काफी लंबे अरसे से शाम बाजार के किसी अमीर घराने के साथ शेखर के विवाह की बातचीत चल रही है। उस दिन जब वे लोग देखने आए तो उन लोगों ने अगले माह का कोई शुभ दिन तय करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शेखर की मां ने इनकार कर दिया। उन्होंने मेहरी के जरिए मर्यादा में यह कहला भेजा कि लड़का जब खुद लड़की देखकर पसंद कर आए तभी यह विवाह संभव है। नवीन राय की नज़र सिर्फ दौलत पर थी। गृहिणी की इस टाल मटोल से वे नाराज हो उठे। यह कैसी बात? लड़की को देखी भाली है, बातचीत पक्की हो जाने दो, उसके बाद सगाई के दिन अच्छी तरह देख लेना। लेकिन गृहिणी राजी नहीं हुई। उन्होंने पक्की बातचीत करने से मना कर दिया। उस दिन नवीन राय इस कदर नाराज हुए कि खाना भी काफी देर से खाया और दोपहर को वे बाहर कमरे में ही सोए। शेखरनाथ इस वक्त शौकीन तबीयत का शख्स था। वह तीसरी मंजिल के जिस कमरे में रहता था वह काफ़ी सजा हुआ था। करीब 5-6 दिन बाद एक दिन दोपहर को जब वह अपने कमरे में बड़े से आईने के सामने खड़ा खड़ा लड़की देखने जाने के लिए तैयार हो रहा था, ललिता कमरे में दाखिल हुई। कुछ पल उसके तरफ खामोश निगाहों से देखते हुए उसने कहा, सुनो, जरा अच्छी तरह सजा वजा तो दो ताकि बीवी पसंद कर ले। ललिता हंस पड़ी। अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है शेखरदा, मैं रुपये लेने आई हूँ। इतना कहकर उसने तकिए के नीचे दबी चाबी निकाली और अलमारी खोलकर दराज से कुछ रुपये निकालकर गिने। रुपये आंचल में बांधकर उनका स्वागत ही कहा, जरूरत के रुपये ले जाया करती हूँ, मगर इससे सबसे बड़ा शोध कैसे होगा? शेखर ने बेफिक्र एक तरफ के बाल बड़े झंझट के ऊंचे किए और लपटकर ललिता की ओर मुक्ति हुआ। शोध होगा नहीं, हो रहा है। ललिता को इसकी बात समझ नहीं आई। उसकी आंखें शेखर के चेहरे पर गड़ी रहीं। यूं देख क्या रही हो? समझ में नहीं आया? ना। ललिता ने इनकार से सिर हिलाया। जरा और बड़ी हो जाओगी तब समझ जाओगी। इतना कहकर शेखर ने जूते पहने और कमरे से बाहर निकल गया। रात को शेखर कोच पर चुपचाप लेटा हुआ था। अचानक उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। माँ ताकत पर बैठ गई। लड़की देखी? कैसी है रे? अच्छी। माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए शेखर ने जवाब दिया। शेखर की माँ नाम भुवनेश्वरी, उम्र लगभग 50 साल के करीब आ चुकी है, लेकिन तन बदन इतना कसा हुआ, इतनी खूबसूरत कि वे 35-36 से ज़्यादा ही नहीं लगती थी। ऊपर से उनके ऊपर आवरण के अंदर तो मृत हृदय मौजूद था, तो वह और भी ज़्यादा नया और कोमल था। वे गांव देहात में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, लेकिन शहर में भी कभी किसी दिन वे बेमेल नजर नहीं आई। जैसे उन्होंने शहर की चुस्ती, जीवांत और आचरण व्यवहार मुक्त भाव से ग्रहण कर लिया, उसी तरह अपनी जन्मभूमि की निवाड़ी निस्तब्धता और मर्यादा भी उन्होंने नहीं खोया। यह माँ शेखर के लिए कितनी विराट वर्ग थी, यह बात उसकी माँ नहीं जानती थी।
ईश्वर ने शेखर को काफ़ी कुछ दिया था, अन्यतः सेहत, रूप, ऐश्वर्य, बुद्धि, लेकिन ऐसी माँ की संतान हो पाने का सौभाग्य को वह समूचे तन मन से ऊपर वाले का सबसे बड़ा धन्यवाद मानता था। अच्छी कहकर चुप क्यों हो गया? माँ ने पूछा। शेखर ने दोबारा हंसकर फिर सिर झुका लिया। तुमने जो पूछा वही तो बताया। माँ भी हंस पड़ी। कहाँ बताया? रंग कैसा है? गोरा? किसके जैसी है? हमारी ललिता के जैसी? शेखर ने सिर उठाकर जवाब दिया। ललिता तो काली है माँ, उससे तो गोरी है। चेहरा मोहरा अच्छी कैसी है? वह भी बुरा नहीं। तो घर के कर्ता से कह दूं? इस बार शेखर खामोश रहा। कुछ पल बेटे को चेहरा पढ़ते हुए माँ ने अचानक सवाल किया। हाँ रे, पढ़ी लिखी लड़की कितनी है? वह तो मैंने नहीं पूछा माँ। माँ एकदम से ताज्जुब में पड़ी। ये कैसी बात है रे? जो आजकल तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही बात पूछकर नहीं आया? शेखर हंस पड़ा। नहीं माँ, यह बात तो मुझे याद ही नहीं रही। बेटे की बात सुनकर अब वे बाकायदा विस्मित हो उठी और कुछ पल उनकी निगाहें बेटे के चेहरे पर गड़ी रही। अचानक वे हंस पड़ी। यानी तू वहाँ ब्याह नहीं करेगा? शेखर जाने क्यों तो कहने जा रहा है। अचानक ललिता के कमरे में दाखिल होते देखकर वह खामोश हो गया। ललिता धीमे कदमों से भुवनेश्वरी के पीछे आ खड़ी हुई। भुवनेश्वरी ने दाएं हाथ से उसे खींचकर अपने सामने कर लिया। क्या बात है बिटिया? ललिता ने फुसफुसाकर जवाब दिया। कुछ नहीं माँ। वह पहले उसे मौसी बुलाया करती थी, लेकिन उन्होंने उसे जबरत करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौसी नहीं माँ हूँ। बस उस दिन से ही वह उन्हें माँ बुलाने लगी। भुवनेश्वरी ने उन्हें और करीब खींचकर उसे दुलारते हुए पूछा, कुछ नहीं? तो तू मुझे सिर्फ एक बात देखने आई है? ललिता खामोश रही। देखने आई है कि वह खाना कब पकाएगी। शेखर एकदम से बोल उठा। क्यों पकाएगी क्यों? शेखर ने विस्मित मृदु से पलटकर सवाल किया। तो उन लोगों का खाना और कौन पकाएगा? उस दिन उसके मामा ने भी यही कहा कि पकाने परोसने का काम ललिता ही करेगी। माँ हंस पड़ी। उसके मामा की क्या बात है? कुछ कहना था सो कहकर छुट्टी पा ली। उसे तो अभी शादी नहीं हुई, उसके हाथ का खाएगा कौन? मैंने अपने पंडित जी को भेज दिया है, वे ही पकाएंगे। हमारा खाना बड़ी बहुरानी बना रही है। आजकल दोपहर को मैं वहीं चली जाती हूँ। शेखर समझ गया उस दुखी परिवार की जिम्मेदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली है। उसने राहत की सांस ली और खामोश हो रहा। करीब महीना गुजर गया। एक शाम शेखर अपने कमरे के कोच पर लेटा लेटा कोई अंग्रेजी उपन्यास पढ़ रहा था। उस उपन्यास में वह खास मगन हो गया। तभी ललिता उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और खटुर खटुर की आवाज़ के साथ वह अलमारी का दरवाज़ा खोलने लगी। किताब से सिर उठाकर बिना किसी शेखर से पूछा, क्या बात है? रुपये निकाल रही हूँ। शेखर ने हुंकारी भरी और पढ़ने में मगन हो गया। ललिता ने आंचल में रुपये गठिया कर उठ खड़ी हुई। आज वह काफ़ी सज धज कर आई थी। वह चाहती थी शेखर एक बार उसे देख ले। 10 रुपये लिए हैं शेखर दा। अच्छा, शेखर ने जवाब तो दिया मगर उसकी तरफ देखा नहीं। निरुपाय ललिता इधर उधर चीज़ें उलटने पलटने लगी। झूठ मूठ की देर तक रुकी रही, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो धीमे कदमों से कमरे के बाहर निकल गई। लेकिन यूं चले जाने से नहीं हो सकता था। उसने दोबारा लौटकर दरवाजे पर खड़ा होना पड़ा। आज वे लोग थिएटर जा रही थीं। शेखर की अनुमति बिना वह कहीं नहीं जा सकती। यह बात वह जानती थी। किसी ने उसे शेखर से अनुमति लेने को नहीं कहा। क्या वह क्यों? किस लिए? ये सब ख्याल उसके मन में कभी नहीं जागे। लेकिन इंसान मात्र में एक सहज स्वाभाविक बुद्धि मौजूद है। उसी बुद्धि ने उसे सिखाया है कि भले और कोई मनमानी कर सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, मगर वह ऐसी नहीं कर सकती। उसके लिए वह आज़ाद भी नहीं है। मामा मामी की अनुमति ही उसके लिए यथेष्ट नहीं है। दरवाजे की आड़ में खड़ी खड़ी उसने कहा, हम लोग नाटक देखने जा रही हैं। उसकी मृदु आवाज़ शेखर के कानों तक नहीं पहुंची। ललिता ने जरा और तेज आवाज़ में कहा,
सब लोग मेरे इंतजार में खड़े हैं। इस बार शेखर के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। उसने किताब और एक रखते हुए कहा, क्या बात है? ललिता ने ईश्वर तमकर जवाब दिया। इतनी देर बाद मेरी आवाज़ कानों तक पहुंची। हम लोग थिएटर जा रहे हैं। हम लोग कौन? शेखर ने पूछा। मैं, अन्ना काली, चारूबाला का भाई चारूबाला, उसके मामा। ये मामा कौन है? शेखर। उसके मामा कौन? ललिता। उनका नाम गिरीन्द्र बाबू है। 5-6 दिन हुए अपने घर मुंगेर से यहाँ आए हैं। यहीं कोलकाता में बीए में पढ़ेंगे। बड़े अच्छे आदमी हैं। शेखर बीच में ही कह उठा, वाह, नाम पता पैसा सब मालूम कर लिया तुमने तो। देख पड़ता है इतना ही खूब मेल हो गया है, इसलिए 4-5 दिन से तुम गायब रहती हो। जान पड़ता है ताश खेला करती हो। अचानक शेखर की बात करने का ढंग बदला हुआ देखकर ललिता डर गई। उसे ख्याल भी नहीं था कि उसे इस तरह का प्रश्न उठता सकता है। वह चुप हो रही। शेखर ने फिर पूछा, इधर कई दिन से ताश का खेल होता था, क्यों? ललिता ने सुकोचाकर होकर धीरे से अपनी लाचारी जताते हुए संकोच के स्वर में कहा, चारू के कहने। चारू के कहने से? क्यों? क्या कहने से? कहते हुए शेखर ने एक बार सिर उठाकर ललिता की ओर देखा, फिर कहा, एकदम कपड़े लत्ते से लैस होकर आई हो। अच्छा जाओ। लेकिन ललिता नहीं गई। वह चुपचाप खड़ी ही रही। चारूबाला का घर ललिता के घर के पास ही है। चारूबाला उसकी बहनेली है। दोनों हमजोली हैं। चारू के चरवाले ब्रह्म समाजी हैं। इस गिरीन्द्र के अलावा चारू के घर के सभी आदमी शेखर से परिचित हैं। 5-6 साल हुए गिरीन्द्र कुछ दिनों के लिए एक बार यहाँ आया था। अब तक वह बागीपुर में पढ़ता था। कोलकाते आने का न प्रयोजन ही हुआ था और न ही वह आया ही। इस कारण शेखर उसे जानता पहचानता न था। ललिता को फिर भी खड़ा देखकर, बेकार क्यों खड़ी हो, जाओ, इतना कहकर शेखर ने फिर किताब खोल ली और पढ़ना शुरू कर दिया। 5 मिनट के लगभग चुपचाप रहने के बाद ललिता ने फिर धीरे से पूछा, जाऊं? जाने ही को तो कह चुका हूँ ललिता। शेखर का रंग देखकर ललिता के मन में थिएटर जाने का उत्साह उमड़ गया। लेकिन बात ऐसी थी कि गए बिना भी न बनती थी। तय यह हुआ कि आधा खर्च चारू का मामा देगा और आधा ललिता देगी। चारू के घर में सब लोग उसकी अपेक्षा कर रहे होंगे। देर होने के कारण ऊब रहे होंगे। जितनी देर हो रही है उतनी ही उन लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। यह दृश्य कल्पना के द्वारा ललिता की आंखों के आगे नाचने लगा, किंतु बचने का कोई उपाय भी नहीं उसे सूझ पड़ता था। और भी 2-7 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर उसने कहा, बस सिर्फ आज ही के दिन जाना चाहती हूँ, जाऊँ? शेखर ने किताब की ओर फेंक दिया और धमकाकर कहा, देर मत करो ललिता, जाने की इच्छा हो तो जाओ। अब आप भला बुरा समझने लायक हो चुकी हो। सुनते ही ललिता चौंक उठी। ललिता का अक्सर शेखर झिझकता, डांटता और धमकाता था। आज कुछ पहला ही मौका न था। सुनने और सहने का अभ्यास अवश्य था, लेकिन इधर 2-3 साल से ऐसी कड़ी झटकी या झपक लेने की नौबत नहीं आई थी। उधर साथी अब राह देख रहे हैं, इधर वह खुद भी पहन ओढ़कर तैयार खड़ी है। सिर्फ रुपये लेने आने के ही आफत हो गया। अब उसे सब साथियों से जाकर वह क्या कहेगी? कहीं जाने आने के लिए ललिता को आज तक शेखर की कोई ओर से पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। वह कभी रोकता टोकता नहीं था। इसी धारणा के बल पर वह आज भी एकदम सज धज कर शेखर के पास केवल रुपये लेने आई थी। इस समय उसकी वह स्वाधीनता ही केवल एक रूढ़ भाव में खर्च नहीं हो गई, बल्कि जिस लिए स्वाधीनता कुंठित हुई वह कारण कितनी बड़ी लज्जा की बात है। यह आज अपनी इस 13 वर्ष की अवस्था में पहली ही बार अनुभव करके वह भीतर ही भीतर जैसे कटी जा रही थी। अभिमान से आंखों में आंसू भरकर वह और भी 5 मिनट के लगभग खड़ी रही। इसके बाद अपने घर जाकर ललिता ने दासी के जरिए अन्ना काली को बुलवाकर उसके हाथ में 10 रुपये देकर कहा, काली, आज तुम जाकर देखो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। चारू से जाकर कह देना मैं आज न जा सकूंगी।
अन्नाकाली ने पूछा। कैसी तबीयत है, क्या हुआ? ललिता ने कहा, सिर में दर्द है, जी मचलाता है, तबीयत बहुत ही खराब हो रही है। इतना कहकर वह करवट बदलकर लेट रही। इसके बाद चारू ने आकर बड़ी खुशामद की, जोर जबरदस्ती की। मामा ने सिफारिश कराई, किंतु किसी तरह ललिता को उठाकर चलने के लिए राजी न कर पाई। अन्नाकाली 10 रुपये पा गई थी, इसलिए वे जाने के लिए छटपटा रही थी, कहीं इसी गड़बड़ में पड़कर जाना न हो सके। इस भय से उसने चारू को आड़ में ले जाकर रुपये दिखवाकर कहा, दीदी की तबीयत अच्छी नहीं है, वे न आएंगी तो क्या हर्ज है? चारू दीदी, उन्होंने मुझे रुपये दे दिए हैं, ये देखो, आओ हम लोग चलें। चारू ने समझा लिया, अन्नकाली अवस्था में छोटी है तो क्या हुआ, बुद्धि उसमें किसी से कम नहीं है। वह राजी हो गई और अन्नाकाली को लेकर चली गई। चारुबाला की माँ मनोरमा को ताश खेलने का बड़ा शौक था, मगर मुश्किल यह थी कि खेलने का शौक जितना था उतना ही निपुणता न थी। मगर ललिता उसमें इस कमी को दूर कर देती थी। वह खेलने में बहुत निपुण थी। मनोरमा का ममेरा भाई गिरीन्द्र जब से आया था तब से इधर कई दिन से दोपहर भर लगातार ताश का खेल होता था। गिरीन्द्र एक तो मर्द था, उस पर खेलता भी अच्छा था, अतएव उसके मुकाबले में बैठकर खेलने के लिए मनोरमा को ललिता की अनिवार्यता आवश्यक होती थी। नाटक देखने जाने के दूसरे दिन ललिता को ठीक काम पर उपस्थित न देखकर मनोरमा ने बुला लाने के लिए अपनी दासी भेजी। उस समय ललिता बैठी हुई एक मोटी सी सादी कॉपी में किसी अंग्रेजी पुस्तक का बांग्ला में तर्जुमा लिख रही थी। नहीं आ गई। ललिता की सहेली चारू भी आकर कुछ न कर पाई। तब मनोरमा ने खुद जाकर पोथी कापी आदि सब झटक के उधर फेंकते हुए कहा, ले उठ, जल्दी चल, परीक्षा पास करके तुझे जगनी नहीं करनी है, बल्कि ताश ही खेलने पड़ेंगे, चल। ललिता असमंजस में पड़ गई। रुआसी होकर उसने अपनी असमर्थता जताई, कहा, आज किसी तरह जाना न होगा, कल आने का पक्का वादा रहा। मगर मनोरमा ने एक न सुनी। अंत को यह हुआ कि मामी से कहकर जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठाया। तब लाचार होकर ललिता गई। नियमानुसार आज भी ललिता को गजेंद्र के विपक्ष में बैठकर ताश खेलना पड़ा, लेकिन आज खेल नहीं जमा। वह किसी तरह उधर मन न लगा सकी। ललिता खेलते समय आदि से अंत तक उदास और उचाट बनी रही और दिन ढलने से पहले ही उठ खड़ी हुई। जाते समय गिरीन्द्र ने कहा, आपने कल रात को जो रुपये भेज दिए मगर गई नहीं, चलिए कल फिर चलें। ललिता ने सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा, नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। गिरीन्द्र ने हंसकर कहा, मगर अब तो आप काफ़ी तबीयत ठीक लगती है, मैं कल फिर से चलने के लिए कहता हूँ, चलिए ना। नहीं जी, कल आपको चलना ही पड़ेगा। ना ना, कल तो मुझे छुट्टी ही न होगी। यह कहकर ललिता तेजी से चली गई। यह बात न थी कि केवल शेखर के डर से उसने ललिता का मन आज खेल में नहीं लग गया पाया, नहीं उसे खुद भी आज गिरीन्द्र के मुकाबले में खेलते बड़ी लज्जा लग रही थी। शेखर के ही घर की इस तरह घर में चारू के यहाँ भी ललिता लड़कपन से ही आती जाती रहती है और अपने घर के लोगों को आगे जैसे निकलती बैठती है वैसे ही उस घर के मर्दों के सामने भी। इसी कारण चारू के मामा से भी उसका कुछ पर्दा नहीं किया। शुरू से ही वह बोलने चालने में वह नहीं हिचकी, किंतु आज गिरीन्द्र के आगे बैठकर जब वह खेल रही थी, न जाने कैसे उसकी यह जान पड़ा कि उसकी अल्प परिचय में इतने ही दिनों के भीतर गिरीन्द्र के कुछ विशेष प्रीतियों का नज़र से देखने लगा है। आज से पहले उसने कभी इस कल्पना भी नहीं की थी कि परसों की प्रतिपूर्ण दृष्टि इतनी लज्जा की सृष्टि कर सकती है। अपने घर में एक झलक दिखलाकर ही ललिता शेखर के घर की ओर हो रही। सीधे शेखर के कमरे में घुसकर लगे हाथ उसने अपने काम में जुट गई। छुटपन से वह इस घर में छोटे मोटे असाधारण सफाई के काम ललिता कर दिया करती थी। शेखर की किताबों को कायदे से संभालना और रखना, मेज का सारा सामान सजाना, दावत कलम वगैरह साफ करना वगैरह सब काम ललिता ही करती थी। उसके सिवा इधर ध्यान देने वाला दूसरा कोई न था। इधर
6-7 दिन लगे हाथ न जाने के कारण काम बहुत बढ़ गया था। शेखर के आने से पहले ही सब काम करके चले जाने का इरादा करके ललिता काम में जुट गई। ललिता भुवनेश्वरी को माँ कहती थी, मौका मिलने पर उन्हीं के आसपास बनी रहती थी और चूंकि वह खुद ही किसी को गैर नहीं समझती थी, इसलिए उनसे भी कोई गैर नहीं समझता था। 8 बरस की थी जब माँ बाप के मर जाने पर उसके मामा का घर पर आना पड़ा था। तभी से वह छोटी बहन की तरह शेखर के ही आसपास रहकर उसी से पढ़ लिख कर आज इतनी बड़ी हुई है। यह सबको मालूम है कि ललिता पर शेखर का विशेष स्नेह है, लेकिन वह स्नेह रंग बदलते बदलते इस समय कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इस खबर किसी को न थी, ललिता को भी नहीं। सभी लोग ललिता को बचपन से ही शेखर के निकट एक सरीखा असीम आदर और प्यार दुलार बातें देकर आ रहे थे और आज तक उसमें कुछ भी किसी को बेजान नहीं जान पड़ा। अथवा यह न कहो कि ललिता के संबंध में शेखर की कोई भी हरकत ऐसी नहीं हो पाई कि उस पर विशेष रूप से किसी की दृष्टि आकृष्ट होती, मगर फिर भी कभी किसी दिन किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी कि यह लड़की इस घर की बहू बनकर इस घर में स्थान पा सकती है। यह ख्याल न ललिता के घर में किसी को था और न भुवनेश्वरी के ही। ललिता ने सोच रखा था कि काम खत्म करके शेखर के आने से पहले ही वह चली जाएगी, लेकिन अनमनी होने के कारण घड़ी का नजर नहीं पड़ी, देर हो गई। अचानक दरवाजे के बाहर जूतों की चरमराहट सुनकर सिर उठाकर ही सरपट हुई। ललिता एक किनारे हटकर खड़ी हो गई। शेखर ने भीतर घुसते ही कहा, अच्छा तुम हो, कल इतनी रात क्यों लौटी? ललिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। शेखर ने कुछ गद्दार आराम कुर्सी पर हाथ पैर फैलाकर लेटते हुए सवाल किया, कहा, लौटना कब हुआ था? 2 बजे 3 बजे? मुंह से बोल क्यों नहीं निकलता? ललिता फिर से उसी तरह चुप खड़ी रही। शेखर ने खिजलाकर कहा, नीचे जाओ, माँ बुला रही है। भुवनेश्वरी भंडारे की कोठरी के सामने बैठी जलपान का सामान करीब में रख रही थी। ललिता के पास पहुंचकर पूछा, मुझे बुला रही थी माँ? कहा, मैंने तो नहीं बुलाया। कहकर सिर उठाकर ललिता का मुख देखते ही उन्होंने कहा, तेरा चेहरा ऐसा सूखा हुआ क्यों है ललिता? जान पड़ता है आज तक तूने कुछ खाया पाया नहीं है। ललिता ने गर्दन हिलाई। भुवनेश्वर बोली, अच्छा जा अपने दादा को जलपान का सामान देकर जल्दी मेरे पास आ जा। ललिता ने दम भर बाद मिठाई की करबी और जल का गिलास लिए हुए ऊपर आकर कमरे में देरवा शेखर अभी तक उसी तरह आंख मूंदे लेटा हुआ था। दफ्तर के कपड़े भी नहीं उतारे, न हाथ और मुंह ही धोया। पास आकर उसने धीरे से कहा, जलपान का सामान ले आई हूँ। शेखर ने आंख खोली, बिना ही कुछ कहे कह दिया, कहीं रख जाओ। ललिता मगर न रुक सकी। वह हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रही। शेखर की आंख न खोलने पर भी मालूम पड़ रहा था कि ललिता वहीं खड़ी है, गई नहीं। 2-3 मिनट चुप रहने के बाद शेखर ने फिर से बोला, कब तक इस तरह खड़ी रहोगी ललिता? मुझे अभी देर है, रख दो और नीचे जाओ। ललिता चुपचाप खड़ी मन में बिगड़ रही थी, मगर उसके भाव में दबाकर कोमल स्वर में बोली, देर है तो होने दो, मुझे भी तो इस समय नीचे कोई काम नहीं हो करने को। अब इस बार शेखर ने आँख खोलकर देखा और हंसते हुए कहा, भला मुंह से बोल तो फूटा, नीचे काम नहीं है तो बगल वाले घर में तो बहुत काम होगा, वहाँ भी ना हो तो उसके आगे के घर में काम की कमी न होगी। तुम्हारे घर एक ही नहीं है ललिता, सो तो है नहीं। इतना कहकर ललिता क्रोध के मारे मिठाई की कारबी को तनिक जोर से टेबल पर रख दिया और तेजी के साथ कमरे के बाहर निकल गई। शेखर ने फुसफुसाकर कहा, शाम के बाद जरा फिर से हो जाना। सैकड़ों दफे उसने ऊपर नीचे उतरना मुझे नहीं हो सकता। यह कहते हुए वह चली गई। नीचे आते ही माँ ने कहा, अपने दादा को मिठाई और पानी तो दे आई, मगर पान भूल गई, फिर जाना पड़ेगा। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है माँ, अब मुझसे ऊपर चढ़ा उतरा न जाएगा और किसी के हाथ भेज दो पान।
यह कहने के साथ ही वह लद के बैठ गई। ललिता के मोहर मुखमंडल का रोष को असंतोष झलकाकर देखकर भुवनेश्वरी ने मंद मुस्कान के साथ कह दिया, अच्छा अच्छा तू बैठ, खा पी ले, किसी मेहरी के हाथ ही भिजवा देती हूँ। ललिता ने फिर कुछ कहा सुना नहीं, जाकर भोजन करने बैठ गई। वह उस दिन थिएटर देखने नहीं गई थी, फिर भी शेखर ने उसे बका झका, यही ललिता को बुरा लगा। इसी पर रूठकर ललिता 4-5 दिन शेखर को नहीं दिखाई दी, मगर शेखर के दफ्तर जाने पर दोपहर को रोज जाकर वह शेखर के कमरे की सफाई वगैरह अपना काम सब कर आया करती थी। अपनी गलती मालूम होने पर शेखर को 2 दिन बराबर ललिता को बुलावा भेजा, मगर वह नहीं आई।